हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक ये यूनियन जुडिशरी के बारे में है, उसके बारे में क्विक रिवीजन करेंगे। दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें तो 124 आर्टिकल से लेकर 147 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन जुडिशरी के बारे में बताया गया है। होता क्या है, जब कंपटीशन में जाते हैं तो कई बार कंटेंट तो होते हैं हमारे पास, लेकिन उनके जो हेडिंग ऑफ द आर्टिकल्स होते हैं वो हम भूल जाते हैं, और हेडिंग ऑफ द जो सेक्शन है कितने नंबर में क्या है, तो नंबर्स को याद करना। तो आज मैं इसको सबसे पहले, अगर सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स को हम याद करते हैं तो हम इसको 5 पार्ट में बांट लेते हैं। जैसे 124 आर्टिकल से लेकर 130 आर्टिकल तक कि इन आर्टिकल्स में क्या दिया गया है। फिर उसके बाद 131 से लेकर 135 तक, फिर 136 से लेकर 140 तक, फिर 140 से लेकर 144 तक, फिर उसके बाद 146 और 147। अब यदि मैं पहले पे आती हूँ, 124 से लेकर यदि 130 तक हम क्विक रिवीजन ऑफ द हेडिंग ऑफ द आर्टिकल्स यदि करते हैं तो 124 हमें कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडियन जुडिशरी की हम बात कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो होगा ना, इस्टेब्लिशमेंट होगा तो सबसे पहले आर्टिकल में आएगा। तो उसमें क्या क्या चीज़ दी गई है हमारे पास। भाई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कौन होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनको अपॉइंट कौन करेगा, उनको रिमूव कौन करेगा, वो रिजाइन किसको दे सकता है। ठीक है। अच्छा, जब ये चीज़ डिसाइड होगी तो कोई भी अगर काम करता है पब्लिक सर्वेंट तो उसे सैलरी मिलती है। तो 125 में जस्ट उसके बाद दे दी सैलरी ऑफ द जजेस। फिर उसके बाद आते हैं तो परमानेंट जज, हमारे पास परमानेंट जजेस कितने हैं फिलहाल, 33 जस्टिस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि टोटल 34 मैक्सिम जजेस हो सकते हैं, परमानेंट जजेस जो होते हैं। अब आते हैं हम उनके अलावा और कौन से जज काम करते हैं। एक्टिंग जस्टिस अपॉइंट किया जा सकता है, अडहोक जज अपॉइंट किया जा सकता है, और फिर उसके बाद अटेंडेंस ऑफ द रिटायर्ड जज। परमानेंट जज अपने पास होते हैं 34, उसके अलावा अपने पास कितने जजेस का और नाम लिया गया है, एक्टिंग जज, एडहोक जजेस, और उसके बाद रिटायर्ड जजेस। यानी कि 126 में एक्टिंग जज की बात की गई है, 126 में एडहोक जज की बात की गई है, और 128 में अपने रिटायर्ड जज की बात की गई है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि इन जजों का ये कैसे याद करें कि 126 में क्या है, 7 में क्या है, 128 में क्या है। एक्टिंग, यदि हम डिक्शनरी के अल्फ़ाबेट को देखते हैं तो ACT देखेंगे तो A के बाद C आया है, तो यानी डिक्शनरी ऑर्डर में पहले है, फिर AD एडहोक जज उसके बाद है, फिर उसके बाद रिटायर्ड उसके बाद है। यानी कि डिक्शनरी के ऑर्डर में दिए गए हैं, तो पहले एक्टिंग आता है डिक्शनरी में, फिर एडहोक आएगा, फिर रिटायर आएगा, तो यानी डिक्शनरी ऑर्डर से हैं। तो 126, 127, 128। उसके बाद आते हैं कि यदि कोई आदेश पास कर दिया है और उसका आदेश की पालना नहीं करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट कहते हैं कि कोर्ट जितने भी जजमेंट देगा उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा, और दूसरी बात, यदि उसके जजमेंट को कोई नहीं मानता है तो कंटेम्प्ट की कार्यवाही की जा सकती है जिसने वोलेट किया है। अब आते हैं 130 पे। 130 में क्या है, सीट। भाई, जब इतनी बात बता दी तो कहीं पे तो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होगा, तो सीट कहाँ पर होगी, तो सीट दिल्ली में होगी। और जहाँ पर भी पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करे वहाँ पर होगी सीट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस बोलेंगे तब। अब आती है हमारी जुरिस्डिक्शन पे। यहाँ तक थी 124 से लेके 130 तक हमारे पास स्टैब्लिशमेंट, कितने जजेस हैं, क्या पावर है, सीट कहाँ है। अब आते हैं 131
1 से लेकर 135 तक, ये जूरिसडिक्शन की बात करता है। तो जूरिसडिक्शन में बेसिकली हम दो प्रकार के जूरिसडिक्शन की बात करते हैं, एक ओरिजिनल जूरिसडिक्शन, एक अपीलेंट जूरिसडिक्शन। ओरिजिनल जूरिसडिक्शन 131 में दिया गया है। अब आते हैं हम अपीलेंट जूरिसडिक्शन पे। अगर अपीलेंट जूरिसडिक्शन की बात करते हैं तो 3 प्रकार के अपीलेंट जूरिसडिक्शन हैं। पहला, सर्टेन केसेस में अपीलेंट जूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट को 132 सॉरी। फिर उसके बाद 133 में सिविल मैटर में अपीलेंट जूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद क्रिमिनल मैटर में जूरिसडिक्शन। 134A ऐड किया गया है कि फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम द हाई कोर्ट की इसकी अपील की जा सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए, ताकि किसी फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ नहीं मिलेगी हाई कोर्ट से तो अपील में नहीं जा पाएगा, इसलिए बढ़ाया है। फिर 135 में जो फेडरल कोर्ट है, फेडरल कोर्ट बिफोर इंडिपेंडेंस फेडरल कोर्ट चलते थे, उनकी पावर सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन करेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं वापस एक बार के लिए ओरिजिनल जूरिसडिक्शन 131 आपको याद रहेगा। अब आते हैं 132, 133, 134, इसको कैसे याद करें? वही सेम डिक्शनरी ऑर्डर से। यदि हम सर्टेन लेते हैं तो डिक्शनरी में पहले आता है, फिर उसके बाद सिविल, CIVIL, सिविल उसके बाद आएगा, उसके बाद क्रिमिनल आएगा, तो वही डिक्शनरी ऑर्डर से। तो 132, 133, 134 ये याद हो जाएंगे आपको। उसके बाद आते हैं हम 136 में अगर आते हैं तो सबको पता है स्पेशल लीव पिटीशन यहाँ पर है। फिर उसके बाद 137 में रिव्यू पावर है। 138 में कि यदि जूरिसडिक्शन को इनलार्ज करता है तो पार्लियामेंट के पास पावर है। सुप्रीम कोर्ट के जूरिसडिक्शन को इनलार्जमेंट की पावर सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट के पास है। फिर उसके बाद 139 में आते हैं तो 139 में भाई रिट जो इश्यू होती है उनकी पावर होती है। 139 में ट्रांसफर द केसेस। फिर 140 में एंसिलरी पावर यानी बची खुची पावर 140 में दे रखी हैं। जैसे भाई कोई भी एक्सप्रेसली नाम नहीं दिया गया है और ज़रूरत पड़ती है किसी पावर्स की तो सुप्रीम कोर्ट एंसिलरी में यूज कर सकता है। उसके बाद 141 मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो भी जजमेंट देगा बाइंडिंग ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट, सब पे लागू होगा। उसके बाद 142 में यदि कोई भी ऑर्डर या कोई भी जजमेंट को लागू करना है तो सुप्रीम कोर्ट लागू कर सकता है। फिर 143 में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। फिर उसके बाद 144 में क्या है, जो भी सिविल और क्रिमिनल अथॉरिटीज है ना वो सुप्रीम कोर्ट की ऐड करेंगे, यानी उनकी सहायता करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। फिर उसके बाद अपने पास आता है 145, कुछ रूल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट बना सकता है, तो रूल्स की कैटेगरी दी गई है कि ये रूल सुप्रीम कोर्ट बना सकता है। फिर उसके बाद 146 की यदि हम बात करें तो ऑफिसर्स और सर्वेंट और एक्सपेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दिए गए हैं 146 में। 147 में इंटरप्रिटेशन, यानी किसी भी वर्ड का यदि इंटरप्रिटेशन करना पड़ा तो उसमें दे रखा है कि इसका इंटरप्रिटेशन हम क्या कहाँ लेंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो के 8 या 9 मिनट के वीडियो में मैंने ये हेडिंग ऑफ द आर्टिकल्स बताए गए हैं। प्लीज़ इसको देखो और याद करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ऑफ द लक फॉर द डे, फॉर द होल लाइफ। बाय बाय।